हेलो टू ऑल। आज हम फिर से लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था झारखंड के वनों के बारे में। ठीक है, आज हम उसी पे जो पार्ट रह गया है उस पे चर्चा करेंगे। वन पे, झारखंड के वन पे चर्चा करेंगे। हमने लास्ट क्लास में ये भी देखा था कि हमने सबसे पहले ये देखा था कि वन क्या है, उसके कंसेप्ट क्या होते हैं, वनों के जो प्रकार होते हैं वो किस किस कारकों पे या फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। यानी वनों की सघनता, वनों की का साइज, वनों का टाइप। ठीक है, ये किस किस बातों पे डिपेंड करता है, हमने उस पर चर्चा किया था, जिसमें हमने वर्षा, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी आदि चीज़ों को देखा था। ठीक है, फिर हमने ये देखा था कि झारखंड में कितने तरह के वन पाए जाते हैं, उन वनों का प्रकार किस किस क्षेत्र में कैसा कैसा है, झारखंड के कौन से पार्ट में किस तरह के वन पाए जाते हैं। तो हमने 3 तरह के वन की चर्चा की थी। फिर क्षेत्र वाइज और वर्षा के अनुसार हमने उस वनों के प्रकार के बारे में, उसकी विशेषता के बारे में बात किया। आज हम वनों के, हमने 3 प्रकार के 3 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट की बात की थी। ठीक है, उसके क्वालिटी के बारे में बताया था, उसकी विशेषता के बारे में बताया था। फिर हमने ये भी बताया था कि वो किस किस झारखंड के किस किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, किस किस क्षेत्र में कैसे वर्षा होती है, और वर्षा जो है कैसे इन वनों के प्रकार का निर्धारण करती है। हमने इस पर चर्चा की। अब आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि जो प्रशासनिक आधार पर जो वन है वो वनों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, या प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण। वनों का वर्गीकरण इस आधार पे, प्रशासनिक आधार, एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे, यानी उसके रख रखाव को लेके, नीति को लेके, पॉलिसी को लेके, उसकी योजना को लेके, उसके प्रबंधन को लेके जब वनों का वर्गीकरण किया जाता है तो किस तरीके से किया जाता है, हम इस पर चर्चा करें। यानी सरकार के अधिकार क्षेत्र में वनों के रख रखाव को लेके जो वनों का वर्गीकरण किया जाता है उस बात की हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें पहला जो टाइप आता है वो है आरक्षित वन, यानी रिजर्व्ड फॉरेस्ट। आरक्षित वन यानी रिजर्व्ड फॉरेस्ट। ये आरक्षित वन या रिजर्व फॉरेस्ट है क्या, ये जान लेते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है ये आरक्षित है, यानी रिजर्व है। आरक्षित वन ऐसा वन को कहा जाता है जहाँ पर पशुओं को चराने को लेके, लकड़ी काटने की को लेके कोई अनुमति नहीं होती। यानी यहाँ पशुओं का चराना यानी पशुचारण या लकड़ी काटना, ठीक है, ये दोनों का परमिशन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होता है। ठीक है, दूसरा, इस अर्थात इस क्षेत्र में सामान्य लोगों का प्रवेश जो होता है वो वर्जित होता है। प्रवेश वर्जित होता है, यानी सामान्य लोग बिना परमिशन के इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं। ठीक है, यह, और इसकी खास बात क्या है, यहाँ जानवरों को चराने या लकड़ी काटने का कोई परमिशन नहीं होता। ठीक है, यह वन जो होता है वो राज्य सरकार के प्रत्यक्ष सर्वेक्षण में होता है, राज्य सरकार के अंतर्गत होता है, मतलब डायरेक्ट कंट्रोल राज्य सरकार का यहाँ। ठीक है, तो हम एक तो जान गए आरक्षित वन क्या होता है, ये फिर से सुन लीजिए। आरक्षित वन जो होता है इसमें पशुओं को चराने या लकड़ी काटने जैसे कामों की अनुमति नहीं होती। ठीक है, यानी यहाँ लोगों का प्रवेश वर्जित होता है। यह वन राज्य सरकार के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण या ऑब्जर्वेशन में होता है। ठीक है, दूसरा, झारखंड में जो यह रिजर्व्ड यानी जो आरक्षित वन है इनका क्षेत्रफल लगभग 4387 वर्ग किलोमीटर है।
वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, जो कि कुल वन क्षेत्र का लगभग 18.58%। मतलब ये जितना भी वन क्षेत्र है उस पूरे वन क्षेत्र का यह लगभग 18.58% है। इसमें किसी भी आदमी का प्रवेश वर्जित है बिना अनुमति, सरकार के अनुमति के, और यहाँ जानवरों को चराना या लकड़ी काटना पूरी तरह से वर्जित है, प्रोहिबिटेड है। ठीक है, और इसका पूरा कंट्रोल राज्य सरकार के अंदर आता है। ठीक है, और इसका पूरे, अगर मैंने बताया था ना 23,000 लमसम इसका पूरा क्षेत्रफल है वन का झारखंड में, 79,000 पूरे वर्ग किलोमीटर का एरिया है झारखंड का, उसमें 23,605 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो वन है। उसमें 23,605 में से 45 और 47 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है पूरी तरह से आरक्षित वनों का क्षेत्र है। ठीक है, यह टोटल वन का 18.58%। ठीक है, झारखंड का जो सबसे बड़ा आरक्षित क्षेत्र है वो है कोरहट और कोल्हान वन क्षेत्र। कौन सा है? कोरहट एवं कोल्हान वन क्षेत्र। ठीक है, ये हमें याद रखना कि सवाल इस पे ऐसे पूछा जा सकता है कि झारखंड का जो सबसे बड़ा आरक्षित वन क्षेत्र है वो कौन सा है। तो इसमें बहुत सारे नाम आ सकते हैं, उसमें एक नाम ये भी हो सकता है कि कोरहट और कोल्हान वन क्षेत्र जो है वो झारखंड का सबसे बड़ा आरक्षित। ठीक है, इसके अलावा राजमहल और पलामू का क्षेत्र, राजमहल एवं पलामू का क्षेत्र जो है वो भी, ठीक है, उसका भी एक बड़ा जो जंगल का या वन का एरिया है वो भी आरक्षित क्षेत्र में आता है। ठीक है, यानी आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत शाब्दिक क्षेत्र वाला जो जिला है, ये प्रश्न बन सकता है। आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत शाब्दिक क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो कौन सा है? वो है पश्चिमी सिंहभूमि। पश्चिमी सिंहभूमि का जो जिला, पश्चिमी सिंहभूमि जो जिला है उसके अंतर्गत आरक्षित वन क्षेत्र का सबसे बड़ा क्षेत्रफल आता है। तो ये हमें याद रखना है। 3-4 प्रश्न इस पे जो बन सकते हैं वो यह बन सकते हैं कि आरक्षित वन क्षेत्र का सबसे बड़ा एरिया कोरहट और कोल्हान वाला है। अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज देखें तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल जो आरक्षित वन क्षेत्र का है वो पश्चिमी सिंहभूमि के अंतर्गत है। ठीक है, इस पे ऐसे सवाल बन सकते हैं। ठीक है, अगला जो प्रशासनिक दृष्टिकोण से अगला जो वन का वर्गीकरण किया गया है उसमें अगला जैसे रिजर्व वन था, आरक्षित वन था, वैसे ही अगला वन है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट यानी सुरक्षित वन। सुरक्षित वन यानी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ठीक है, इस सुरक्षित वन जैसे उसमें हमने देखा कि लकड़ी काटने, जानवरों को चराने की बिल्कुल आज़ादी नहीं थी, पूरी तरह से प्रतिबंध था। इसमें क्या है, यह जो सुरक्षित वन है या रक्षित वन है या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, ऐसे वन है जिस पर सरकार द्वारा पशुओं को चराने और एक सीमा तक लकड़ी काटने की अनुमति होती है। ठीक है, मतलब सीमित मात्रा में या सीमित क्षेत्र में पशु चराने और लकड़ी काटने सीमित होता है। क्या होता है? सीमित होता है यहाँ, मतलब सीमित रूप से यहाँ ये काम कर सकते हैं, क्योंकि आप उसमें नहीं कर सकते। ये पहले जो आरक्षित वन था इसमें आप ये दोनों काम नहीं कर सकते थे, लेकिन सुरक्षित वन में सीमित रूप से पशु को भी चरा सकते हैं और सीमित रूप से लकड़ी भी काट सकते हैं। इसकी अनुमति सरकार के द्वारा होती है। अगर हम रक्षित वनों का प्रतिशत देखें, ठीक है, तो यह लगभग 81
18.28% है। वहाँ कितना था? लगभग 18% था, ये लगभग 81%। ठीक है, ये जो सुरक्षित वन है इनका प्रतिशत पूरे जो झारखंड का वन क्षेत्र है उसका 81.28%, यानी अगर वर्ग किलोमीटर के हिसाब से देखें तो यह 19,185 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हमें याद रखना। झारखंड का जो सुरक्षित वनों का शाब्दिक जो क्षेत्र है, यानी इसका जो सुरक्षित वनों का शाब्दिक जो क्षेत्र है वो हजारीबाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, जैसे कि हमने हजारीबाग के अंतर्गत आता है। इससे पहले जो हमने देखा था उसमें क्या था? इसमें सी भूमि जो डिस्ट्रिक्ट था, यानी जो आरक्षित वन क्षेत्र था उसका सी भूमि का जो जिला था वो सबसे बड़ा जिला था, जो आरक्षित भूमि आरक्षित वनों का वो अपने आरक्षित वनों के क्षेत्रफल का सबसे बड़ा जिला था पश्चिमी सी भूमि। अगर रक्षित वनों का सबसे बड़ा जिला देखा जाए तो वो है हजारीबाग। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, इसको हमें ऐसे ही की पॉइंट या की फैक्ट को याद रखना। इसके बाद हजारीबाग के बाद देखें तो रांची है, पलामू है, रांची है, पलामू है, लातेहार है। ठीक है, तो इस या गढ़वा भी। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि जो रक्षित क्षेत्र है उसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, यानी 81%, 81.28%। और अगर वर्ग किलोमीटर के हिसाब से देखें तो यह लगभग 19,185 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, यानी हम टोटल कितना देखे थे? झारखंड के टोटल क्षेत्रफल का 23,605 वर्ग किलोमीटर था, जिसमें से 19,185 वर्ग किलोमीटर केवल रक्षित क्षेत्र ही है। ठीक है, तो इस तरीके से इस पे जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसकी भी हम चर्चा करते हुए चलेंगे, ताकि जब भी इस टॉपिक का रिवीजन आप करें आप ऐसे ही टॉपिक को रिवाइज करें कि कहाँ से कैसे प्रश्न। जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ें, अगर आप ये ध्यान देकर पढ़ते हैं इस पर क्या क्या प्रश्न बन सकता है, तो आपके लिए उस टॉपिक पे आया हुआ प्रश्न काफ़ी इजी हो जाता है, क्योंकि आपको लगता है कि इस पर हम सोच चुके हैं, चाहे इस तरीके से हम सोच चुके हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं। ठीक है, अब अगला जो तीसरा वन का प्रकार है, प्रशासनिक दृष्टि की ओर से जो वर्गीकरण किया गया है उसमें तीसरा वन का जो प्रकार है उसका नाम है अवर्गीकृत वन, यानी अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। अवर्गीकृत वन यानी अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। ठीक है, यह जो अवर्गीकृत वन है या अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट है, ये ऐसे वन होते हैं जिस पर सरकार जो है पशु चराने, लकड़ी काटने इत्यादि का कोई किसी तरह का कोई भी प्रतिबंध नहीं लगता है। कोई प्रतिबंध या कोई प्रतिबंध है वो नहीं लगता है, सॉरी, कोई प्रतिबंध नहीं लगता है, यानी सब कुछ छूट होता है। ठीक है, परंतु इन सब कार्यों के लिए सरकार जो है वो शुल्क लेती है, शुल्क लगाती है या टैक्स लेती है। यानी जानवर को चराने या लकड़ी काटना यहाँ प्रतिबंधित तो नहीं है, लेकिन सरकार जो है यहाँ जो टैक्स है वो इम्पोज करती है, शुल्क फीस जो है वो इम्पोज करती है। ठीक है, यहाँ शुल्क अनिवार्य होता है। ऐसे वन ही अवर्गीकृत वन या अनक्लासिफाइड वन की श्रेणी में आते हैं। अर्थात वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होता है तो अवर्गीकृत वन कहते हैं। ठीक है, अवर्गीकृत वन के बारे में हम जान गए। ये किस तरह का वन है? जहाँ पशु चराने या लकड़ी काटने का कोई प्रतिबंध नहीं होता, आप एकदम काट सकते हैं, लेकिन उसके लिए टैक्स लगता है, शुल्क लगता है, फीस लगता है। ठीक है, और फिर यह जो वन होता है यह बेसिकली
वन और बंजर भूमि जो सरकार के अंतर्गत होता है, व्यक्तियों या समुदाय के समिति के अंतर्गत होता है, इसी को अवर्गीकृत वन कहते हैं। झारखंड में अवर्गीकृत वनों का जो कुल क्षेत्रफल है वो बहुत ही कम है। अगर हम प्रोटेक्टेड वन देखें या रिजर्व्ड वन देखें उसकी तुलना में, ठीक है, यह जो अनक्लासिफाइड वन है इसका क्षेत्रफल बहुत ही कम है, यानी यह मात्र 33 किलोमीटर स्क्वायर में यह फैला हुआ है, ठीक है। और इसका जो परसेंटेज है, प्रतिशत है टोटल वन का, यह 0.14%, ठीक है। तो यह राज्य के कुल वन का 0.14%। तो हमने इसका प्रतिशत अलग अलग वनों को की विशेषता क्या थी, प्रशासनिक आधार पर जो वर्गीकरण हुआ था, और वो वन किस तरीके से वर्गीकृत किए गए थे, उसकी क्या विशेषताएं थी, हमने देख लिया। कितने कितने प्रतिशत वन, या तो क्षेत्रफल के हिसाब से या प्रतिशत के हिसाब से हमने देख लिया कि कितने प्रतिशत वन आते हैं, और एरिया वाइज भी देख लिया कि किस तरह के रिजर्व वन, प्रोटेक्टेड वन या अनक्लासिफाइड वन किस किस क्षेत्र में पाए गए हैं, ठीक है। तो अगर हम अनक्लासिफाइड वनों का एरिया देखें जो झारखंड के अंतर्गत है, उसमें पलामू है, हजारीबाग है, पश्चिमी पलामू है, हजारीबाग है और पश्चिमी सिंहभूमि है। पश्चिमी सिंहभूमि है, दुमका है, गुमला है, साहेबगंज है। यही यह 0.14% जो टोटल झारखंड का के वनों का प्रतिशत में से 0.14% जो अनक्लासिफाइड वन है वो इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें वनों का प्रशासनिक आधार पर जो वर्गीकरण है, इस पर कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, हमने इस पर चर्चा कर लिया। इसकी विशेषता पे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इनके प्रतिशत पे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और यह किन किन क्षेत्रों में मूल रूप से पाए जाते हैं, इस पे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। खासतौर से इसकी विशेषता पे या इसके प्रतिशत पे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से याद रखनी है। अब आइए हम वन संपदा या फॉरेस्ट वेल्थ के बारे में पढ़ते हैं। वन संपदा या फॉरेस्ट वेल्थ के बारे में। यह फॉरेस्ट वेल्थ या वन संपदा से जो मतलब है यह है कि वनों से जो संसाधन या रिसोर्स या प्रोडक्ट प्राप्त होता है उसी को वन संपदा कहते हैं। संसाधन या रिसोर्स, इसको रिसोर्स भी बोलते हैं, या प्रोडक्ट या उत्पाद प्राप्त होता है, इसी को क्या बोलते हैं, वन संपदा या फॉरेस्ट वेल्थ बोलते हैं, ठीक है। उत्पादन की दृष्टि से जो वन संपदा है उसको दो भाग में हम बांट सकते हैं। किस दृष्टि से, उत्पादन की दृष्टि से, यानी प्रोडक्शन की दृष्टि से इसको दो पार्ट में हम बांट सकते हैं। पहला है प्रमुख वन उत्पाद, और दूसरा क्या है, गौण वन उत्पाद या सेकेंडरी फॉरेस्ट वेल्थ या प्रोडक्ट। सेकेंडरी फॉरेस्ट प्रोडक्ट। तो उत्पाद के आधार पे हम इसको दो भाग में बांट सकते हैं। अब आइए बारी बारी से हम इन चीज़ों को देख लें कि ये वन संपदा जो है, अगर बहुत ज़्यादा वन है आपके राज्य में तो उसके लाभ क्या क्या हो सकते हैं, उससे जो रिसोर्स है वो क्या क्या मिल सकता है, इस पे भी देख सकते हैं। देखिए, जो भूवैज्ञानिक है या वैज्ञानिक है जो पर्यावरण से जुड़े हुए हैं, उनका मानना है कि आपके टोटल भूमि का लगभग 33% जंगल होना चाहिए, वन होना चाहिए, पेड़ पौधे होने चाहिए, तभी
आपका जो देश है वो पर्यावरण के बेहतर रूप से पर्यावरण के अनुकूल होगा, यानी प्रदूषण, वायु प्रदूषण जैसी चीज़ें, ठीक है, और पर्यावरण परिस्थितिकी के अनुसार भी यह अनुकूल होगा, ठीक है। तो प्रत्येक देश का यह प्रयास रहता है, या प्रत्येक देश के प्रत्येक राज्य का यह प्रयास है कि हम 33% तक अपने वन संपदा को या वन को बढ़ाएं। इसी दृष्टिकोण से हमने क्या देखा था कि झारखंड का जो वन का प्रतिशत है कितना था, 29.61%, ठीक है। तो अभी यह जो डिमांड है उससे थोड़ा कम है, लेकिन बहुत कम, और यह भारत के उच्च संपन्न वन वाले क्षेत्र राज्यों में से एक है, ठीक है। तो अब हम आइए देखते हैं वन संपदा, कि वन संपदा से क्या क्या फ़ायदे हैं, जो अगर किसी राज्य में बड़ी मात्रा में वन है उससे क्या क्या प्रोडक्ट या रिसोर्स प्राप्त होता है, हम उसकी चर्चा करते हैं, ठीक है। तो वनों, अगर मेजर फॉरेस्ट उत्पाद को देखें, यानी प्रमुख वन उत्पाद को देखें, प्रमुख वन उत्पाद या मेजर फॉरेस्ट प्रोडक्ट को देखें, तो हम अलग अलग, जैसे बहुत सारे पेड़ हैं जिसकी चर्चा हमने जब वनों के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, तो उस समय हमने बताया था कि जैसे साल एक वृक्ष है जो झारखंड का राजकीय वृक्ष है, ठीक है, और यह झारखंड के लगभग प्रत्येक एरिया में पाया जाता है। यह साल का वृक्ष के क्या क्या फ़ायदे हैं, इसका क्या किस किस क्षेत्र में प्रयोग होता है, यही मेजर फॉरेस्ट प्रोडक्ट का एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम इस साल के वृक्ष का नेचर देखें, तो इसका नेचर क्या है, यह कठोर होता है और मजबूत होता है। इसकी लकड़ी क्या होती है, कठोर और मजबूत होती है, इसीलिए इसका जो प्रयोग होता है उसी अनुसार किया जाता है, जैसे रेल की पटरियों के लिए किया जाता है। अब तो हम देख सकते हैं कि बहुत सारे ढाले हुए पटरी यूज किए जा रहे हैं। अब लकड़ी की पटरियाँ बहुत कम यूज की जा रही है, या बहुत को लगभग सीमित कर दिया गया है। लेकिन एक टाइम था जब रेल की पटरियों के लिए इस तरह के मजबूत साल के वृक्ष के लकड़ी के पटरियाँ बनाई जाती थी, ठीक है। फिर इसके अलावा मकान बनाने में या आजकल हम देखते हैं वुडन फर्श का कंसेप्ट, यानी जो हमारा कमरे का जो फर्श है वो भी अब टाइल्स के या उस तरह के ढलाव नहीं है, बल्कि लकड़ी के बनने लगे हैं। उसमें भी इस कठोर और मजबूत होने के कारण उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है, या फर्नीचर बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आप जानते हैं कि हमारे देश में इतनी ज़्यादा जनसंख्या है, उसके हिसाब से घर हैं, घरों के लिए हमें लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर हमारे घरों में देखें, दरवाजे, खिड़कियाँ, फर्नीचर, बेड, अगर ध्यान से देखें तो बहुत सारी चीज़ें लकड़ी की बनी हुई होती है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों के लिए जो प्रयोग होता है वो साल के वृक्ष इसके लिए बहुत ही मुफीद है, बहुत ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये कठोर और मजबूत होते हैं, ठीक है। तो हम ये देख सकते हैं कि जो मेजर फॉरेस्ट प्रोडक्ट के रूप साल के वृक्ष का जो प्रयोग किया जाता है, ठीक है। साल एक ऐसा वृक्ष है जिसके बीज से तेल भी निकाला जाता है, ठीक है। यानी यह केवल कठोर और मजबूत होने के कारण ये पटरियों के रूप में मकान बनाने में, फर्नीचर बनाने में, वुडन फर्श बनाने में ही प्रयोग नहीं होता है, बल्कि इसके बीज से तेल भी निकाला जाता है, और इसको कुजरी तेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुजरी तेल, कुजरी ऑयल, या कुजरी ऑयल कहा जाता है, ठीक है। और साल के जो पेड़ के जो पत्ते होते हैं वो इतने बड़े बड़े होते हैं कि इसका प्रयोग, जैसे आप लोग गाँव में देखते होंगे, खासतौर से कोई समारोह हो तो प्लेट के रूप में पत्ते के प्लेट बनाए जाते हैं, ठीक है। तो यह एक तो पर्यावरण का अनुकूल होता है,
पर्यावरण के अनुकूल से क्या मतलब है? अगर इसको यह कचरे के रूप में फेंक दिया जाए तो यह ज़मीन के साथ कुछ दिनों में सड़ गल जाता है और वो उसमें आसानी से मिल जाता है। इसको या पॉलीथीन की तरह या अन्य चीज़ों की तरह लंबा वक्त नहीं लेता है जैविकीय रूप से निम्नीकरण होने में या डिग्रेड होने में, ठीक है। यह बहुत जल्दी ही सड़ गल जाता है और ज़मीन के में मिल जाता है, यानी आसानी से यह नेचर में फिर से रिसाइकिल हो। इसीलिए इससे इसके जो पत्ते होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं और इन पत्तों से प्लेट बनाने का काम किया जाता है। आप देखे भी होंगे शादी विवाह या अन्य समारोह में इस तरह के प्लेट गाँव में या कई बार आप देखते हैं शहरों में भी फैशन के रूप में अब यूज़ किया जाने लगा, ठीक है। पहले बीच में थोड़ा ट्रेंड बदल गया था, लेकिन अब लोग थोड़ा थोड़ा पुराने जो ट्रेडिशनल चीज़ें थी उसी को फैशनेबल तरीके से अब प्रयोग कर रहे हैं। तो इस तरह के जो पत्ते हैं वो प्लेट के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो साल वृक्ष है वो झारखंड के छोटानागपुर का पठारी इलाका या पहाड़ी क्षेत्रों में, छोटा नागपुर का पठारी इलाका या पहाड़ी क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में मिलते हैं। हालांकि यह पूरे झारखंड में मिलते हैं, लेकिन इन क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में यह मिलते हैं, ठीक है। तो जो हम मेजर फॉरेस्ट प्रोडक्ट के रूप में जो देख रहे हैं वो यही देख रहे हैं कि साल का जो पेड़ है, जो राजकीय वृक्ष है वहाँ का, वो कितना उपयोगी है और हर स्तर पे प्रयोग में आता है। अब सोचिए जो जंगल पे निर्भर, आप हम जानते भी हैं कि झारखंड में बहुत सारी जनजातियाँ पाई जाती हैं और ये जनजातियों में से कुछ जनजातियाँ ऐसी हैं जो प्योर रूप से वनों पे ही निर्भर हैं। तो ये जो वनों के प्रोडक्ट हैं, संसाधन हैं, ये उनके लिए जीवनचर्या या लाइवलीहुड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वो इसी पे पूरी तरह निर्भर हैं, चाहे भोजन के लिए हो, चाहे इससे बने हुए सामानों को बेच के वो आय अर्जित करके अपना जीवन, ठीक है, लाइवलीहुड चलाते हैं। तो ये जो वेल्थ है, जो संसाधन है, जो फॉरेस्ट वेल्थ है, वो अति महत्वपूर्ण, ठीक है, क्योंकि बड़ी संख्या झारखंड में आदिवासियों की है जो वनों पे, जंगलों पे निर्भर है, ठीक है। अब दूसरा पेड़ आता है जो झारखंड में बड़े स्तर पे पाया जाता है और महत्वपूर्ण है। दूसरा पेड़ है सागौन का, ठीक है। साल के बाद सागौन जो है वह भी मजबूत होता है, ठीक है। इसलिए इसका प्रयोग फर्नीचर में, मकानों में या वुडन फर्श बनाने में, ये सब में होता है। सागौन का जो वृक्ष है वो बेसिकली आर्द्र जलवायु क्षेत्र में पाया जाता है। आर्द्र जलवायु क्षेत्र यानी ह्यूमिड क्लाइमेट एरिया में पाया जाता है, ठीक है। जबकि झारखंड जो है, झारखंड का मैक्सिमम जो एरिया है वो उष्णकटिबंधीय या उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में आता है, यानी आर्द्र वाला जो क्षेत्र है वो काफ़ी कम है झारखंड में। और झारखंड का जो बड़ा क्षेत्र है वो ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट क्षेत्र, ठीक है। इस कारण झारखंड में सागौन के जो वृक्ष हैं उनकी मात्रा कम है, ठीक है। हमने क्या देखा, यह आर्द्र जलवायु क्षेत्र में पाए जाते हैं, जबकि जो झारखंड का जलवायु क्षेत्र, बड़ा जो झारखंड का क्षेत्र है वो बेसिकली ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में आता है, यानी उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, यानी यह कम आर्द्र होते हैं, ज़्यादा शुष्क होते हैं, कम आर्द्र होते हैं। तो इस तरह से क्या है, यह जो सागौन का वृक्ष है यह कम मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। झारखंड का कुछ क्षेत्र जैसे कि कोरहट, कोल्हान, सारंडा, कोरहट, कोल्हान, सारंडा जैसे जो क्षेत्र है, ठीक है, इन क्षेत्रों में का जलवायु जो है आर्द्र जलवायु क्षेत्र, आर्द्र
जलवायु क्षेत्र है, इसीलिए इन क्षेत्र में सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। तो पुरहट, कोल्हान और सारंडा, ये हमें याद रखना है। कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि सागौन के वृक्ष किस क्षेत्र में अमूमन पाए जाते हैं, तो यह ज़्यादातर आर्द्र जलवायु या ह्यूमिड क्लाइमेट वाले एरिया में पाया जाता है। इसीलिए यह झारखंड में बड़ी मात्रा में तो नहीं पाया जाता, लेकिन यह पुरहाट, कोल्हान और सारंडा वाले जो क्षेत्र हैं, यहाँ की जलवायु आर्द्र जलवायु है, अतः यहाँ सागौन बोए जाते हैं और यहाँ पाए भी जाते हैं। ठीक है, ये हमें याद रखना। इस सागौन का जो पेड़ है, इसका व्यावसायिक रूप से प्रयोग किया जाता है। क्यों? इसका भी प्रयोग रेल के पटरियों के लिए होता है। ये पटरियों के लिए जो स्लैब बनाए जाते हैं, खिड़की बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, बैट बनाने के लिए, ठीक है, कई बार नाव वगैरह, बड़े नाव बनाने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। तो सागौन के, जैसे हम साल के बारे में देखें, नहीं, हमने सागौन के बारे में भी देखा, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है वन के उत्पाद के रूप। अब आते हैं, अगला है शीशम। अगला क्या है? शीशम। शीशम का पेड़ भी जो है वो मुख्य रूप से झारखंड के सभी भाग में पाया जाता है। झारखंड के लगभग सभी भाग में यह पाया जाता है। ठीक है, और लेकिन देखें, जहाँ इसका कंसंट्रेशन या बहुतायत बहुत ज़्यादा है, जहाँ यह सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो वह है झारखंड का छोटा नागपुर का जो पठारी इलाका है और जो रांची का पठार है, वहाँ यह बड़ी मात्रा में पाया जाता है। छोटा नागपुर का पठार, प्लेटू ऑफ छोटा नागपुर और प्लेटू ऑफ रांची, रांची का पठार का जो क्षेत्र है, इन दो क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में यह पाया जाता है। ठीक है, वैसे तो ये झारखंड के सभी क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में पाया जाता है, लेकिन छोटा नागपुर और रांची का जो पठार है, इस क्षेत्र में यह ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, ज़्यादा बड़ी मात्रा में पाया जाता है। इसका प्रयोग भी व्यावसायिक रूप से किया जाता है, यह भी मकान या फर्नीचर बनाने में। क्यों? क्योंकि ये भी कठोर होता है, ठीक है, ये भी मजबूत होता है, इसलिए इसका प्रयोग इस तरीके से। ठीक है, हाँ, एक चीज़ और है, इसकी जो पत्तियाँ होती हैं ना, वो प्रोटीन युक्त होती हैं। सॉरी, इसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो प्रोटीन युक्त होती हैं, प्रोटीन युक्त पत्तियाँ होती हैं, इसीलिए इसको पशुओं को खिलाने में या चारे के रूप में पशुओं को देने में का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो साल का जो शीशम है, शीशम का प्रयोग केवल मकान बनाने या फर्नीचर बनाने या घरेलू चीज़ें बनाने संसाधन के रूप में नहीं होता है, भौतिक संसाधन के रूप में नहीं होता है, बल्कि इसकी पत्तियों का प्रयोग पशुओं को चारे के रूप में भी दिया जाता है। क्यों? क्योंकि यह प्रोटीन युक्त होती है। ठीक है, अब अगला चीज़ आता है महुआ। जो महुआ है यह भी बहुत उपयोगी है, आप लोग जानते भी होंगे, बहुत लोग इसके बारे में बहुत परिचित भी होंगे, क्योंकि इससे शराब भी बनता है, देसी शराब। ठीक है, तो महुआ जो वृक्ष है, या दवा के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। समझ गए? तो इससे तो बहुत लोग परिचित होंगे, फिर भी मैं इसको बता देता हूँ। महुआ का जो वृक्ष है यह काफ़ी उपयोगी होता है, और इसका जो प्रयोग है वो व्यावसायिक भी होता है, व्यावसायिक प्रयोग होता है। ठीक है, महुआ का जो वृक्ष होता है, यह इसकी लकड़ी कठोर एवं मजबूत होती है, इसीलिए इसका व्यावसायिक प्रयोग होता है। चाहे मकान बनाने में करें, चाहे फर्नीचर बनाने में करें, या खिड़की बनाने में करें, या बहुत सारी चीज़ों में करते हैं। ठीक है, इसका जो फूल होता है वाइट कलर का होता है, यह फूल से क्या बनाया जाता है? शराब बनाया जाता है।
तो जो देसी तरीके से जो शराब बनाई जाती है उसमें महुआ का बहुत बड़ा योगदान है। आप लोग गांव से अगर जुड़े होंगे तो आप लोग जानते भी होंगे महुए का योगदान इस लेवल पे होता है। ठीक है, फिर हम क्या देखते हैं, महुए के जो कच्चे फल होते हैं, कच्चा फल, उसका प्रयोग भी किया जाता है सब्जी बनाने में। सब्जी बनाने में कच्चे फल का प्रयोग सब्जी बनाने में किया जाता है तथा पक्के फल का प्रयोग सीधे डायरेक्ट खाने में किया जाता है। पके फल का प्रयोग सीधे खाने में किया जाता है। तो आप देखिए ये जो महुआ है, महुआ का प्रयोग हम इसके कठोर और मजबूत होने के कारण इसका व्यावसायिक प्रयोग भी करते हैं और इमारतों के, घरों के दरवाजे, खिड़कियाँ, अन्य बहुत सारे फर्नीचर या बाकी सारी चीज़ों में इस तरह से करते हैं। इसका फूल का प्रयोग शराब बनाने में करते हैं, कच्चे फल का प्रयोग सब्जी के रूप में करते हैं और पक्के फल का प्रयोग भी हम खाने के रूप में करते हैं। तो इस तरह से महुआ जो है, अगर आप जनजातियों के बारे में यहाँ सोचें तो यह जनजातियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। क्यों? एक तो इससे सब्जी का इनका काम पूरा हो जा रहा है, दूसरा पके फल का खाने के रूप में यूज कर सकते हैं, तीसरा शराब के रूप में भी इसका यूज कर सकते हैं। तो यह जो जनजातियाँ, जो ट्राइब्स, खासतौर से झारखंड में बहुत सारे ट्राइब्स हैं जो पूरी तरह से वनों पे निर्भर है, फॉरेस्ट पे निर्भर है, उनके लिए तो ये बहुत ही महत्व। अगर इनकी लकड़ी का प्रयोग करके ये चौकी या फर्नीचर या बेड या कुछ और बना बेचे तो इससे भी इनकी कमाई या इनका लाइवलीहुड, इनकी आजीविका चल सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि ये जो वनों के उत्पाद हैं इसका प्रयोग वहाँ के जो जनजातियाँ हैं वो कैसे करती होंगी या कैसे वहाँ के सामाजिक और आर्थिक जीवन को प्रभावित करते हैं, ये भी हम देख सकते हैं। या ये जो रिसोर्सेज हैं, जो प्रोडक्ट हैं, कैसे बढ़ती जनसंख्या के घर, दरवाजे, खिड़की, फर्नीचर, बेड, इसकी ज़रूरत को पूरा करते हैं। ठीक है, अगला है सेमल। सेमल जो वृक्ष है यह बहुत ज़्यादा झारखंड में नहीं पाया जाता है, अल्प पाया जाता है। अल्प यानी मिनिमम रूप से कम मात्रा में पाए जाते हैं। यह लकड़ी क्या है, कठोर नहीं होती, यह लकड़ी अत्यंत हल्की, लाइट वेट और मुलायम होती है, सॉफ्ट होती है, लाइट वेट और सॉफ्ट होती है। ठीक है, और यह पूरी तरह से सफ़ेद रंग की होती है। तो का प्रयोग भी व्यावसायिक होता है, जैसे फलों की पैकिंग करने के लिए जो पेटियाँ बनाई जाती थी, पेटियाँ, फलों की पैकिंग के लिए जो पेटियाँ बनाई जाती है वो इसी लकड़ी से, या खिलौने बनाने में इसका प्रयोग होता है, खिलौना बनाने या टॉयज बनाने में इसका प्रयोग होता है। लकड़ी की रुई इसी से बनाई जाती है। ठीक है, जिसका प्रयोग गद्दे बनाने में किया जाता है। तो यह जो सेमल है, सेमल का तकिया, सेमल की रजाई बहुत फेमस है। ठीक है, कहा जाता है गांव में कि बहुत गर्म होता है और बहुत मुलायम होता है। तो ये जो सेमल है, इसके अगर तने को देखें, लकड़ियों को देखें, तो इसे फलों की पैकिंग करने के लिए पेटियाँ बनाई जाती हैं। ठीक है, खिलौने बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि हल्के और मुलायम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, सफ़ेद होते हैं, चमक होती है अपनी। दूसरा, लकड़ी जो इसकी रुई होती है, इस रुई से हम गद्दे बनाते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसके वनों में पाए जाने वाले जो प्रमुख वृक्ष हैं उसके थ्रू हम यह देख पा रहे हैं कि यह कैसे, कौन कौन से जो पेड़ हैं वो पेड़ को मदद पहुंचा रहे हैं ये वनों के संसाधन को बढ़ाने में, या वनों के जो संसाधन हैं वो क्या क्या है, इन पेड़ों के माध्यम से, इन पेड़ों का हम कैसे कैसे यूज कर रहे हैं, ये भी हम देख लें। एक और पेड़ है जिनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, जामुन। हम लोग खाने के काम में देखते होंगे, काले रंग का एक फल जैसा होता है।
फल ही है, तो हम खाने के प्रयोग करते हैं। ठीक है, यह जामुन जो है यह झारखंड के प्रत्येक क्षेत्र में सामान्य रूप से पाया जाता है। ठीक है, इसकी लकड़ी की एक खास विशेषता है कि पानी में लंबे समय तक भी रख दीजिए तो सड़ती नहीं है, सड़ती नहीं है। इसकी लकड़ी जो है लंबे समय तक भी अगर पानी में डूबा रहे, पानी के संपर्क में रहे, तो ये जल्दी सड़ती नहीं है। ये इसकी खासियत। ठीक है, जामुन की जो लकड़ी होती है वो सॉफ्ट होती है, यानी मुलायम होती है, नरम होती है। ठीक है, और इसका प्रयोग फर्नीचर इत्यादि बनाने में भी किया जाता है। तो इस तरीके से की जो खासियत है वो यह है कि ये लंबे समय तक सड़ती नहीं है। तो इसको जो ह्यूमिडिटी वाला एरिया है या उस तरह का जो क्षेत्र है, इसका प्रयोग आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, तो हम इस तरीके से इसको देख सकते हैं। फिर एक चीज़ और है इसकी कि जामुन का जो वृक्ष होता है वो उसका औषधीय गुण भी होता है, औषधीय गुण भी होता है। क्या औषधीय गुण में आप लोग देखते हैं, जामुन का जो बीज होता है उसको कई लोग पीस के खाने में यूज करते हैं, ये पानी के साथ या तरह से यूज करते हैं। इससे कहा जाता है कि इससे शुगर भी कंट्रोल में होता है, जैसे आयुर्वेद में कहा गया है। ठीक है, तो यह जो जामुन का जो औषधीय गुण है वो यही है। ठीक है, इसके बीज से कई तरह की दवाइयाँ बनाई जाती है, इसके फलों से सिरका बनाया जाता है, इसके फलों से सिरका बनाया जाता है, इसके बीज से दवाइयाँ बनाई जाती है। अभी मैंने बताया इस कई बार आयुर्वेद में लोग इसको शुगर कंट्रोल करने के लिए इसके बीज को पीस के यूज करते हैं। ठीक है, तो हम इसको देख ले रहे हैं कि यह इसकी अलग अलग जो विशेषताएं हैं यह इसको उपयोग के लिए परिहार्य बना देती है। अब ठीक है कि इसमें बहुत सारे जो क्वालिटी हैं वो इसको यूज करने के लिए प्रेरित करते हैं। अब अगला है खैर। यह जो खैर है, खैर का वृक्ष है, यह झारखंड में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है और राजस्व का स्रोत है, राजस्व का स्रोत भी है बड़े स्तर पर। ठीक है, यह प्रमुख स्रोतों में से। खैर का जो वृक्ष है यह बेसिकली पलामू के इलाके में ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, यह पलामू के इलाके में ज़्यादा पाया जाता है और इसके अलावा लातेहार में भी, हजारीबाग में भी, चतरा में भी, यह लातेहार, चतरा, हजारीबाग आदि इलाकों में यह पाया जाता है। इसकी जो खैर वृक्ष है, इसकी जो वृक्ष की लकड़ियों को उबाला जाता है और उबाल के क्या किया जाता है, वृक्ष की लकड़ियों को उबाल के इसके रस का कत्था बनाया जाता है। लकड़ियों को उबाला जाता है और उबाल के क्या किया जाता है, इसके रस से कत्था बनाया जाता है और जिसका बड़े पैमाने पर इसमें पान में प्रयोग होता है। पान जो लोग खाते हैं उनको पता होगा कत्था के बिना पान पॉसिबल नहीं है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जो लोग भी पान खाते होंगे उनको पता होगा कत्था कितना इम्पोर्टेंट है पान के लिए। और हमारे यहाँ खासतौर से झारखंड, बिहार, यूपी, खासतौर से जो छोटे छोटे शहर हैं या गांव हैं, यहाँ पान का प्रयोग बड़े स्तर पर हो। तो जब ये कत्था बड़े स्तर पर प्रयोग होगा तो इससे बड़े स्तर पर राज्य को राजस्व भी मिलता है। इसीलिए यह जो खैर है पेड़ की लकड़ियों को उबाल के जो कत्था बनाया जाता है पान में बड़े स्तर पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और एक चीज़ और है जान लीजिए, इसके अलावा कत्था जो है, जो कत्था का पैकेट है वो उसका प्रयोग मेहंदी में भी होता है, क्योंकि यह लाल रंग देता है। जो पान खाने वाले लोग हैं उनके देखिएगा उनका होठ या मुंह लाल हो जाता है, तो यह लाल रंग जो उत्पन्न करता है इसका प्रयोग
इसीलिए मेहंदी में होता है, क्योंकि यह गहरा लाल रंग उत्पन्न करता है। तो हमें खैर जैसे पेड़ का भी प्रयोग पता चल गया, और इससे राजस्व, सरकार को बड़े स्तर पर राजस्व मिलता है। ये एक और भी अच्छी बात है। ठीक है, तो इस तरह से जो वन के संसाधन है, जिसको हम देख रहे हैं बारी बारी से अलग अलग पेड़ों के प्रयोग के द्वारा, ये क्या बता रहा है? बड़ी संख्या में ये जो वन के संसाधन है, ये रोजगार भी देते हैं, आजीविका भी चलाते हैं। ठीक है, और सरकार को राजस्व भी। और सबसे महत्वपूर्ण, प्रकृति और पर्यावरण के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण भी है वन। तो ये हर तरीके से राज्य की मदद ही करते हैं, राज्य के लोगों की मदद करते हैं, उनकी आजीविका चलाते हैं। तो इसीलिए वनों का होना किसी राज्य में बहुत ही जरूरी है। चाहे प्रदूषण के तौर पे देखें, या जीविका के तौर पे देखें, सामाजिक रूप से देखें, या आर्थिक रूप से देखें, यह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब है तेंदु या केंदु। तेंदु या केंदु। तेंदु या केंदु जो है, इसका भी व्यावसायिक रूप से प्रयोग होता है। यह वृक्ष का, इसके पत्ते जो है, यह जो वृक्ष है, के पत्ते का प्रयोग बीड़ी बनाने में किया जाता है। ठीक है, या तंबाकू या खैनी, तंबाकू या उसको लोकल लैंग्वेज में खैनी भी कहते हैं, खैनी में किया जाता है। ठीक है, और हम जानते हैं कि तंबाकू और खैनी आज के डेट में कितना ज़्यादा प्रचलित है। खासतौर से मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास में तंबाकू और खैनी और बीड़ी बड़े स्तर पर प्रयोग किया जाता है। गांव के चौक चौराहे पे देखिए, कहीं भी अगर समारोह हो रहा है वहाँ पे देखिए, तो ये चीज़ें सामाजिक संबंध बनाने में भी प्रयोग की जाती है। कि 10 लोग बैठे हैं, खैनी बन रहा है या तंबाकू चल रहा है और आपसी संबंध बन रहे हैं, या एक बंडल बीड़ी लाएं और कई लोग बैठ के साथ में पी रहे हैं, तो इससे सामाजिक सरोकार भी पूरा होता है। ठीक है, तो ये जो तेंदु या केंदु का पेड़ है, ये भी सरकार के राजस्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बड़े स्तर पर बीड़ी या तंबाकू या खैनी बनता है, जो कि जिसके बिक्री से, सेल से सरकार को बड़े लेवल पर राजस्व की प्राप्ति होती है। हालांकि यह स्वास्थ्य के नज़रिए से घातक है और स्वास्थ्य बिगाड़ता है, कैंसर जैसे चीज़ों का कारक भी बनता है, लेकिन इसकी बिक्री बड़े स्तर पर। ठीक है, इसको वैसे तो नहीं खाना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, लेकिन लोग खाते पीते हैं और सरकार को इससे राजस्व मिलता है। ठीक है, तो हम इस तरह से अलग अलग बहुत सारे वृक्षों के बारे में देखें जो झारखंड में पाए जाते हैं, और इन वृक्षों के द्वारा जो चीज़ें प्राप्त होती है, जो फॉरेस्ट वेल्थ है, जो रिसोर्सेज प्राप्त होते हैं, जो प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि यह बड़े स्तर पे जीविका के साधन है, रोजगार के साधन है और आय के साधन। ठीक है, इसी तरह एक और वृक्ष है जिसका नाम है कुसुम। का नाम है कुसुम। यह जो कुसुम वृक्ष है, कि पत्तियों पे लाख के कीड़े पाए जाते हैं, और हम जानते हैं कि जो झारखंड है वो लाख के उत्पादन में, इंडिया में सबसे ज़्यादा लाख का उत्पादन झारखंड में ही होता है। ठीक है, पाले जाते हैं इनकी कुसुम पेड़ के पत्तियों, और यह कुसुम जो है झारखंड के पलामू में, रांची में, सी भूमि में बहुतायत में पाया जाता है, बड़ी मात्रा में पाया। इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारे वृक्ष जो हैं वो कैसे रोजगार उत्पन्न कर रहे हैं, और कैसे वनों का प्रयोग अच्छे तरीके से करके भी बेहतर आय का साधन क्रिएट। अब आते हैं लाख के बारे में। लाख के बारे में जान लेते हैं। ये जो लाख है, भारत का, झारखंड का सेकेंडरी वन उत्पाद है, यानी गौण वन उत्पाद है। लाख जो है यह झारखंड में
सबसे ज़्यादा भारत के किसी राज्य में सबसे ज़्यादा कहीं लाख होता है तो वो झारखंड में होता है। ये संपूर्ण भारत का 50% लाख जो है केवल झारखंड से का उत्पादन होता है। यानी झारखंड का लाख का उत्पादन जो है वो भारत में प्रथम है। मतलब झारखंड लाख उत्पादन के मामले में भारत में प्रथम है। लाख का जो उत्पादन है वो बेसिकली लेसिफर लक्का या लाख के कीड़े से किया जाता है। इससे लेसिफर, देखिए इसको लेसिफर लक्का या लाख का कीड़ा होता है। तो याद जरूर रखना है, कई बार यही प्रश्न पूछा जा सकता है, लाख के कीड़े का नाम क्या है, ठीक है, या लाख का कीड़ा लेसिफर लक्का से किया जाता है, ठीक है। और इन कीड़ों को बबुल के, पीपल के, खैर के, पेड़ के, पलाश के, कुसुम के पेड़ पे इन कीड़ों को बढ़ा किया जाता है, इनकी वृद्धि की जाती है, ठीक है। और इन्हीं की वृद्धि के फलस्वरूप इसको बाद में इससे लाख निकाला, ठीक है। यह लाख जो है झारखंड में, ठीक है, एक वर्ष के 4 मौसमों में निकाला जाता है। यानी साल में 4 बार लाख का उत्पादन हो सकता है, ठीक है। और यह 4 बार क्या है, जैसे कि बैसाखी में, जेठवी में, कटकी में या अगहनी में, ये 4 बार, एक साल में 4 बार लाख का उत्पादन होता है एक ही जगह से। जैसे खेती साल में 3 बार होती है, रबी की, खरीफ की और जायद की खेती, वैसे ही इन पेड़ों पे इनको साल में 4 बार इनसे उत्पादन किया जाता है, लाख का उत्पादन किया जाता है। और इसमें 4 अलग अलग मौसम कौन है, बैसाखी है, जेठवी है, कटकी है, अगहनी है, लिख लीजिए। 4 मौसम कौन है, बैसाखी एक है, बैसाखी, दूसरा है जेठवी, ठीक है, और जेठवी, कटकी, इस चौथा मौसम है कटकी, और चौथा मौसम है अगहनी, ठीक है। ये 4 एक ही साल में 4 बार लाख का उत्पादन किया जाता है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो लाख का उत्पादन होता है 80% केवल बैसाखी के महीने में ही होता है। और ये जो लाख का उत्पादन है वो हजारीबाग, देवभूमि, गढ़वा, लातेहार, पलामू, संथाल परगना, रांची, ये सब जगहों पे होता है। इसमें जो खूंटी है, झारखंड का सबसे बड़ा लाख उत्पादक कौन सा, खूंटी। खूंटी जो डिस्ट्रिक्ट है, यह सबसे बड़ा उत्पादक है, उत्पादक जिला है। कौन सा, खूंटी। लाख का सबसे बड़ा उत्पादक जो जिला है वो कौन सा है, खूंटी है। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि लाख पे सवाल बार बार बनते हैं, आपको इसको ज़रूर याद रखना है, ठीक है। और एक चीज़ है, ये भी मैंने बता दिया है कि बैसाखी का जो उत्पादन है, बैसाखी के मौसम में जो लाख का उत्पादन होता है वो लगभग 80% होता है। मतलब इन तीनों में ज़्यादा नहीं होता, इसमें सबसे ज़्यादा उत्पादन, ठीक है। और उत्पादन में सबसे ज़्यादा जो वो होता है, रांची में सबसे बड़ा, खूंटी सबसे बड़ा उत्पादक जिला है, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है, ठीक है। अब अगर लाख को देखें तो जितना बड़ा उत्पादन होता है, जैसे कि हमने देखा कि भारत का 50% से ज़्यादा उत्पादन केवल झारखंड के राज्य में लाख का होता है, तो यह सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए, ग्रामीणों के स्वरोजगार के लिए यह एक बहुत बड़ा व्यवसाय उत्पन्न करता है, क्या, लाख का निर्माण, ठीक है। और यह लाखों लोगों को लातेहार में, पलामू में, खूंटी में, पश्चिमी सिंहभूम में, रांची में, सिमडेगा में, सरायकेला में,
गुमला में, दुमका में, ये लाखों लोगों को यह रोजगार प्रदान करता है। इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि लाख का जो उत्पादन है यह काफ़ी महत्वपूर्ण है और बड़े स्तर पे यह आजीविका भी देता है और आय का साधन भी। ठीक है, झारखंड में लाख के शोध कार्य के लिए, झारखंड में लाख के शोध कार्य के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने, ठीक है, झारखंड के नामकुम में, नामकुम ये कहाँ पे है? रांची में, रांची में, ठीक है, 1924 में, 1924 ईस्वी में, ठीक है, भारतीय लाख शोध अनुसंधान केंद्र, भारतीय लाख शोध अनुसंधान केंद्र स्थापित किया। ठीक है, तो जिस बड़ी मात्रा में लाख का यहाँ उत्पादन होता उसके लिए यह जरूरी था कि बड़े लेवल पर इस पर रिसर्च किया जाए, शोध किया जाए। इसी के उद्देश्य के साथ झारखंड में लाख के शोध करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, ताकि यह परिष्कृत और भी परिष्कृत रूप में और भी बेहतर रूप में और भी कौशल के रूप में, पारंगत रूप में का उत्पादन हो सके, इसीलिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने झारखंड के नामकुम जो रांची के में है, ठीक है, वहाँ 1924 में भारतीय लाख शोध अनुसंधान केंद्र की स्थापना। ठीक है, तो आज हम यहीं इस क्लास को ख़त्म करते हैं और अगली क्लास में बाकी जो फॉरेस्ट से रिलेटेड या अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड जो टॉपिक पार्ट है, जिस पे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, उस पर हम चर्चा करें। इससे इस टॉपिक को जितने हमने आज पढ़ा तो कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं उसको भी हमने देखा। आपको टॉपिक को ऐसे ही पढ़ना है और ऐसे ही रिवाइज भी करना है। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको इस टॉपिक से जुड़ा कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या आप हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर भी प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।